नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हमारे अन्नदाता किसान तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंच सके। ऐसे में किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हम ये कोशिश करते हैं कि उनके लिए तमाम जरूरी सूचनाएं हम उनको मुहैया करा सके। तमाम जानकारियां उनको 3 सेगमेंट के जरिए इस कार्यक्रम में दी जाती है: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आज इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको बताएंगे विदेशों में पहुंच बना रहे आदिवासियों के हुनर के बारे में। इसके अलावा हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान द्रवदीप सिंह से। साथ ही बात होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। दिल्ली के पूसा स्थित सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में 10,000 एफपीओ के गठन और प्रोत्साहन के तहत क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली स्थित पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में 10,000 एफपीओ के गठन एवं प्रोत्साहन के तहत क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, कृषि मंत्रालय के अपर सचिव लेखी, एसएफएसी के प्रबंध निदेशक नीलकमल दरबारी, नाबार्ड के अध्यक्ष जीआर चिंताला, कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं देश भर के एफपीओ से जुड़े लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर एक लोगो लॉन्च किया गया। आप 2 साल 5 साल होने के बाद में आप तो उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करके और उनको कंप्लीट वैल्यू चेन से जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ने के बाद आप तो चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद में उसको संचालन करेगा कौन? और उसकी एक सिस्टम बन जाए हमेशा के लिए भविष्य में कि उनके चुनाव के माध्यम से ये कैसे हो सकता है। आज ऐसे भी है कुछ एफपीओ जिनका अगर कोई डायरेक्टर बन गया तो वो सोचता है कि जीवन भर ये मेरी कंपनी है या मेरा ही ये एफपीओ है, एक परिवार का बनकर नहीं रह जाए। इसलिए भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उसकी पूरी मॉनिटरिंग करके और चुनाव बाकायदा विधिवत तरीके से जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाकर उसके अंदर चेयरमैन बनाएंगे तो किसानों को एक लगेगा कि वास्तव में चुनाव किस बात के हो रहे हैं और इसका आने वाले समय इस कंपनी का मैं मालिक हूं, हर किसान को लगेगा। आज अगर अमूल की बात करें तो अमूल डेयरी का जो कंसेप्ट है, जो डेयरी का सभी किसानों का 25 लाख किसान उसके साथ दूध डेयरी के साथ जुड़े हुए, हर किसान को लगता है कि मेरी डेयरी है। हर किसान को इस बात का एहसास होता है, वो कहता है कि ये मेरी खुद की डेयरी है। तो इसी तरह से ये एफपीओ है, जो एफपीओ मेरा है, ये एहसास हम कैसे करवा सकते हैं। और उसके लिए आने वाले समय में हम किसानों को ट्रेनिंग का विषय जैसा पहले जिक्र आ ही गया है और हम सारी स्कीमों को भी किस तरह से किसानों को बता सकें, क्योंकि किसान को स्कीमों को भी हमें बताने की जिम्मेवारी बनती है। नया बीज हम कैसे दे सकते हैं, उनको कैसे टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं, उनको या उनको मार्केटिंग से कैसे जोड़ सकते हैं। जिस विषय पर सारे पहले विषय आया है, मैं उन विषयों को नहीं कहूंगा क्योंकि माननीय मंत्री जी आगे पूरा विषय रखेंगे, लेकिन मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी ये जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को मुझे लगता है कि नीलकमल दरबारी जी ने तो ये कहते हुए, सॉरी कहते हुए कि मैं ये बात कह रही हूँ कि सी ग्रेड या लास्ट की जो ग्रेड है उसके अंदर की हम आने वाले समय में हो सकता नहीं है। माननीय मंत्री जी पूरे स्थित है, उन्होंने पूरा ग्रेडिंग देखा है और स्पष्ट है कि जो काम नहीं करेगा उसके लिए काम यहाँ पर दूसरी जगह जाकर वो कर सकता है। यहाँ पर जो आज इस काम को प्रधानमंत्री जी ने जो इस विजन को लिया, ये एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये कंसेप्ट आज हर जन के मानस पर बच चुका है। हर किसान को, हर व्यक्ति के जबान पर ये चीज आ चुकी कि एफपीओ, लेकिन उस एफपीओ का इतना बड़ा रूप ले लिया। प्रधानमंत्री जी ने हर उद्बोधन के अंदर एफपीओ का जिक्र किया है। माननीय मंत्री जी हर समय एफपीओ की बात करते हैं, आम किसान एफपीओ की बात कर रहा है और वो कंसेप्ट अगर सफल नहीं हुआ तो भविष्य में कोई विश्वास नहीं करेगा उन पर।
इसलिए ये टीम पूरी जो बैठी है, इनके ऊपर बहुत बड़ी आप सबके ऊपर जिम्मेवारी है। और निश्चित रूप से आपकी जो समस्या है वो अगला सत्र होगा, उसमें आप भी बताएंगे कि हमारी ये समस्या है, उनका निश्चित रूप से मंत्रालय के अंदर बैठकर किस तरह से समाधान हो, इस दिशा के अंदर भी काम किया जाएगा। लेकिन आप और हम सब मिलकर हम आने वाले समय के अंदर हम इसको कैसे किसानों के लिए मार्केट से जोड़ सकते हैं, किसानों का समूह कैसे मजबूत कर सकते हैं, और भविष्य में किसान खुद अपने पैरों के ऊपर कैसे खड़ा होकर इस अपने एफपीओ को संचालित कर सके, इसके लिए जो भी प्रयास हम सबको मिलकर करने चाहिए। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस प्रकार से पिता अपनी बेटी की परवरिश निस्वार्थ रूप से करता है, ऐसे आप उस एफपीओ की परवरिश करो, और जब आपका काम समाप्त हो तो पूरा एफपीओ ठहराव करके निर्णय करें कि बेशक आपका काम सरकार की तरफ से पूरा हो गया होगा, लेकिन एफपीओ आपके बिना नहीं चल सकता। हम अपनी तरफ से व्यवस्था करेंगे, लेकिन आपको अपने एफपीओ के साथ रखेंगे, तो आपकी सफलता है। बाकी तो पैसा मिलेगा, हम काम करेंगे, गठन होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, कोई थोड़ा प्रोडक्ट बना देंगे, उसको एग्जीबिशन में दिखा देंगे, उससे तो पूरा काम चलने वाला नहीं। तो सामान्यतः हम सब लोगों को अपनी भूमिका को समझना चाहिए। अगर भूमिका की स्पष्टता नहीं है, और ये भी आप सबके ध्यान में रहना चाहिए कि आपका चयन इसलिए नहीं हुआ कि आपका कोई ट्रेनिंग कैंप हो, आपका चयन सरकार ने इसलिए किया है कि आप ट्रेन्ड मैन पावर हो, और ये ट्रेन्ड मैन पावर एफपीओ को ट्रेन करने का, उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। मैं तो सामान्य तौर पर ऐसा ही मानता हूं, और इसलिए अभिलक्ष्य लेखी साहब को भी मैंने कहा कि 1 साल तक जो लोग हिले डुले भी नहीं है, उनका जबरन मार्गदर्शन करने में आप टाइम वेस्ट मत करो। जिनको सहारा देकर आगे बढ़ाया जा सकता है उनको मदद देनी चाहिए, जिनको जरूरत है उनको सहयोग करना ही चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पर कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये तो काम सरकार का आ गया है, किसी भी तरीके से इस काम में प्रविष्ट हो जाओ, फिर देखेंगे धीरे धीरे वैसे जैसे जिंदगी भर एनजीओ का काम चलता रहा है वैसा ही होगा। लेकिन अब समय काफी बदल चुका है, इंतजार करने का समय नहीं है। आजादी का अमृत महोत्सव है, यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने संकल्प पूरे करना है, 100 वर्ष का भारत हो उसके लिए नए संकल्पों को लेना है और आगे बढ़ना है। इस महत्व को ध्यान में रखते हुए सीबीओ को अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप सब को जिस अपेक्षा के साथ हमारी 13 क्रियान्वयन एजेंसियों ने अपने साथ संबंध जोड़ा है, उस अपेक्षा और भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपेक्षा और किसान की आवश्यकता, इस बीच की जो दूरी है उसको सीबीओ पाटने में सफल होगा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सेगमेंट विज्ञान और किसान। ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं का भले ही अभाव हो सकता है, लेकिन यहाँ हुनर की कोई कमी नहीं। बात आदिवासी इलाकों की करें तो यहाँ के लोग छोटे मोटे सामान को भी तराश कर बेशकीमती बना सकते हैं, और इस तरह के उत्पादों की मांग अब देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी हो रही है। इस सेगमेंट में आइए आज बात करते हैं आदिवासी इलाकों के इन्हीं हुनरमंद लोगों की। भारत परंपराओं और संस्कृतियों का देश। देश की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों का मुख्य कारोबार खेती-बाड़ी है। लेकिन इन गांवों में हाथों का हुनर दिखाते लोगों की भी कोई कमी नहीं है।
हस्तशिल्प में आदिवासियों का कोई मुकाबला नहीं। साधारण से संसाधनों का इस्तेमाल करके हमारे आदिवासी असाधारण वस्तुएं तैयार कर देते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनके खरीदार विदेशों में भी मौजूद हैं। हमारे देश में हस्तशिल्प, लकड़ी की कलाकृतियां, बांस का सामान और सूती हथकरघा को कुटीर उद्योग का दर्जा हासिल है। आज देश भर में ये उद्योग अपनी अलग पहचान बना चुका है। यही वजह है कि शिल्पियों, बुनकरों और कलाकारों की संख्या लाखों तक जा पहुंची है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय आदिवासी समाज प्राचीन काल से सभ्यताओं को सींचता आया है और इसके खजाने में कला और शिल्प का जबरदस्त भंडार मौजूद है। सरकार ने नई नई योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए इस उद्योग को संगठित करने का काम किया है, बल्कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ये छोटे छोटे और अस्थायी काम स्थायी रोजगार बन रहे हैं। सरकार न सिर्फ लोगों को ट्रेनिंग दे रही है, बल्कि उनके उत्पादों को बाजार भी उपलब्ध करा रही है। आज भारत के आदिवासी उत्पाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्विट्जरलैंड और स्वीडन जैसे दर्जन भर देशों को निर्यात हो रहे हैं। खास तौर से रेशम और शिल्प उत्पाद विदेशों में पसंद किए जा रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो आज देश में 20 लाख से ज्यादा रेशम पालक, बुनकर, कताई करने वाले और शिल्पकार मौजूद हैं। सरकार ने आदिवासी इलाकों में अर्बन हाट और रूरल हाट की स्थापना की है। ये हाट आदिवासी हुनर को बाजार उपलब्ध करा रहे हैं। इससे आदिवासियों की आय बढ़ रही है और वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आदिवासी इलाकों में पाई जाने वाली मल्हौर जाति की ओर से तैयार डोकरा कलाकृति कला का शानदार नमूना है। ओम, रेजन और मिट्टी की मदद से पीतल को ढालकर तैयार की गई ये कलाकृतियाँ सुंदर है और मन मोह लेती है। इनमें जीवन के अनेक पहलुओं की झलक है। आधुनिक भारत में इन कलाकारों ने टेराकोटा कला को एक नई जिंदगी दी है। डोकरा में अब बहुउपयोगी वस्तुएं भी उपलब्ध है। केन और बांस से बनी वस्तुएं और सजावटी सामान की पूरी रेंज तैयार की गई है। कमाल की बात तो ये है कि इसमें कीड़े नहीं लगते। आदिवासियों ने जो कपड़े और परिधान तैयार किए हैं वो आंखों को छू लेते हैं। नृत्य के लिए बने कागज के मुखौटे और दूसरा साजो सामान इन्हीं आदिवासियों की अनूठी देन है। इसके अलावा स्टेशनरी, लकड़ी की कलाकृतियाँ, फर्नीचर, मोम का सामान, जूट उत्पाद, कपड़े की एक्सेसरीज, बैग और लाह के उत्पाद भी तैयार हो रहे हैं। साथ ही मोतियों के गहने, वाद्य यंत्र और हर्बल सौंदर्य प्रसाधन भी ये लोग तैयार कर रहे हैं। देश में कहीं भी मेला या कोई प्रदर्शनी लगी हो तो वहाँ आदिवासियों के उत्पाद जरूर मिलेंगे। ये प्रदर्शनियाँ आदिवासी उत्पादों को बड़ा बाजार मुहैया कराती हैं। भारत के कई आदिवासी इलाके तसर रेशम उत्पादन में बहुत आगे हैं, बल्कि रेशम की बुआई, रंगाई और डिजाइन से लेकर निर्यात तक में ऐसे इलाके बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वैसे भारत में 4 किस्मों की सिल्क का उत्पादन होता है, मलबरी, तसर, एरी और मूंगा। लेकिन आदिवासी इलाकों में मुख्य रूप से तसर की पैदावार होती है और थोड़ी बहुत मूंगा की। रेशम के कीड़े मुख्य रूप से अर्जुन और आसन के पेड़ों पर पाले जाते हैं। कुछ आदिवासी इलाकों में इन्हें साल के पेड़ों पर भी पालने में कामयाबी मिली है। सरकार रेशम उद्योग को बढ़ावा दे रही है। खासतौर से सौर ऊर्जा से चलने वाली आधुनिक मशीनें बांटी गई है। इससे रेशम तैयार करने का खर्च कम होने लगा है। दूसरी ओर सिल्क के कचरे से भी रोजगार मुहैया कराने का काम हो रहा है। इस कचरे से सेरिसिन प्राप्त करने की तकनीक विकसित की जा रही है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप।
जैविक खेती आज समय की मांग बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह से रासायनिक खेती से नुकसान हो रहे हैं, इसने सभी को परेशान कर दिया है। न सिर्फ मिट्टी की सेहत खराब हो रही है, बल्कि इससे मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। आज हम बात करेंगे एक सफल किसान रवदीप सिंह की, जिन्होंने अपने परिवार की सेहत को ध्यान में रखते हुए जैविक खेती को अपनाया और फिर इसके फायदों को देखते हुए पूरी तरह से अब जैविक खेती में जुट चुके हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के सफल किसान रवदीप सिंह से। कोविड महामारी के दौर में अच्छी सेहत हम सभी के लिए प्राथमिकता बन गई है और अच्छी सेहत पाने के लिए हम सभी को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का एक कारण खेती में हो रहे रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल भी है। ऐसे में सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है और साथ ही किसान भी जैविक खेती के फायदों को जानकर इसे अपनाने लगे हैं। आज बात एक ऐसे ही किसान रवदीप सिंह की करते हैं, जो पंजाब के रहने वाले एक सफल किसान हैं, जिन्होंने अपने फार्म पर रसायनों का इस्तेमाल न करके 11 साल से जैविक खेती को पूरी तरह से अपना लिया है, जिससे वे लाभान्वित भी हो रहे हैं। 2009 में मेरे मदर बीमार हुए, उनको कैंसर था, तो वहाँ से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। उससे पहले मैं केमिकल फार्मर ही था, सब्जियों की खेती करता था और काफ़ी केमिकल यूज़ करता था। तो सबसे पहले तो मेरे को लगा कि यार जो हम खा रहे हैं तो वो तो सबसे पहले हमारे घर में ही हमें नुकसान दे रहा है। तो वहाँ से मेरी सोच थोड़ी बदलनी शुरू हुई। 2011 में मैंने ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे शुरू की। तो शुरुआत में मैं बासमती और गेहूं की फसल करता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सीख रहा था ये बातें, कुछ खेती विरासत मिशन जो NGO है उसके साथ मैंने थोड़ी देर ट्रेनिंग्स की। KVK के साथ एक यहाँ हंडिया में एक ट्रेनिंग वहाँ पे भी लगाई थी। तो मेन बात जो सीखने में आई वो थी कि क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है। अब पिछले 4-5 साल से मैंने बासमती की खेती तो बंद कर दी है और पूरा एक जो कहेंगे कि मिक्स्ड क्रॉप वाला जो सिस्टम है वो शुरू किया हुआ है। और इस वक्त मेरे पास मेरे खेतों में पूरे साल में 40 के आसपास फसलें होती हैं, जिसमें इस वक्त गेहूं, सरसों, अलसी, सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट्स भी हैं और दालें भी हैं। तो वो सारी फसलें सारा साल लगभग चलती रहती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसान अगर 1 या 2 फसल की जगह पर मिश्रित खेती को अपना ले, जिसमें मुख्य फसलों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियां, दलहनी फसलें लगाई जाती है, तो किसान ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। इसी सोच को अपनाकर रवदीप सिंह भी अपने खेतों में मिश्रित खेती कर रहे हैं। इनके खेत में लगभग 40 तरह की फसलें लगी हुई है, जैसे गेहूं, अलसी, सरसों, दलहनी फसलें, सब्जियां और फल। इन सभी फसलों की खेती रवदीप सिंह जैविक पद्धति द्वारा ही करते हैं। इस जो खेती से जो हमें उपज होती है, हमारी वो 3 तरह की मार्केट है जिसको हम कवर करते हैं। एक तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर से, हमारे खेत से ही बिकती हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, जैसे गेहूं है या सरसों वगैरह, अलसी वगैरह। दूसरा सामान हम शनिवार को यानी हफ्ते में 1 दिन बरनाला शहर में, हमारा यहाँ शहर है पास में, उसमें हम 1 दिन की फार्मर्स मार्केट लगाते हैं। उसमें हमारी सारी सब्जियां, फल, जो भी हमारा मतलब सामान होता है रिटेल वाला, वो वहाँ बिकता है। और तीसरी मार्केट हम जो जनरल मार्केट है, आम मंडी है जो अपनी शहर की, हम उसे कवर करते हैं, जो हमारे पास बल्क प्रोडक्शन होती है, चाहे वो फ्रूट्स हों या वेजिटेबल्स हों। तो हम तीनों तरह की मंडी को लेके चलते हैं। तो उसमें ऐसा है कि हमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। बाकी जो आज से 10 साल पहले जो हमारा खर्चा था लेबर का, जो काफ़ी ज़्यादा था और मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी जो है कि इस वक्त हमारा खर्चा काफ़ी डाउन आ गया है और फसलें जो हैं वो पहले से ज़्यादा, पैदावार भी अब अच्छी हो गई है 10-11 साल में। तो अभी हमारी आमदन बढ़ी है और थोड़े खर्चे कम हुए हैं। रवदीप सिंह की कड़ी मेहनत और जैविक विधि की तरफ रुझान को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला के वैज्ञानिक भी इनके संपर्क में आए। उनका मकसद रवदीप को जैविक पद्धति के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराना था।
साथ ही रवदीप को मिश्रित खेती के बारे में जानकारी देना भी था। पढ़े लिखे होने के कारण रवदीप सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लेकर जैविक खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी दी और आज वे विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त हुए तमाम जानकारियां हासिल कर जैविक पद्धति को अपनाकर अपने फार्म पर खेती कर रहे हैं। साथ ही बड़ी सफलता के साथ अपने खेतों से प्राप्त उपज को बाजार में बेचकर लाभ भी कमा रहे हैं। इनकी इस बड़ी सफलता में कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला का भी बड़ा योगदान रहा है। लगभग 10 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे संपर्क में, हमने जब उनसे संपर्क किया तो 2015 में हमने उनसे संपर्क किया और उनको ये गाइड किया कि अगर आप कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेते हैं तो जो आप जैविक खेती कर रहे हो उसमें आपका जो है ज्ञान बढ़ेगा, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं जैविक खेती की, जो भी जैविक खेती में आपको प्रॉब्लम आ रही हैं या वीड की प्रॉब्लम आती है या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती है क्रॉप्स में, उसको आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। तो जब हमने इनको ट्रेन किया तो इनको ये पर्टिकुलरली ये समझाया कि जब तक आप राइस वीट को नहीं छोड़ते हो, गेहूँ और धान के फसल चक्कर को आप नहीं छोड़ते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने इनको एक क्रॉपिंग सिस्टम जो मेनली मिक्स्ड क्रॉपिंग है उसमें हमने इनको बताया कि डिफरेंट क्रॉप्स अगर आप जाते हो तो उसमें आपका जो क्रॉप रोटेशन है प्रॉपर तरीके से चलेगा, जिससे आपकी जो फसलों की जो उनके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहेगी और आपका जो फसल उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। तो वो थोड़े पढ़े लिखे फार्मर हैं, इजीली समझ गए और उन्होंने इन सारी चीज़ों को फॉलो किया और आज वो इतने इंडिपेंडेंट हैं कि हमारी बिना मदद के भी वो पूरी तरह अपने फार्म को संभाल पाते हैं, मार्केटिंग भी अच्छी कर रहे हैं और पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री भी हैं। और अगर जब कभी उन्हें कोई भी सलाह या किसी भी नई चीज़ की जैविक खेती के लिए ज़रूरत होती है वो तो हमसे संपर्क कर लेते हैं और हम उनकी जो है हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। बाकी युवा किसानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जब जिस मोड़ पे हम आज खड़े हैं, हमारे पास और जैविक के बिना हमारे पास और कोई रास्ता है ही नहीं। सिर्फ एक ही रास्ता है, जैसे हम खुद अपने परिवार को, अपने समाज को, इस एनवायरनमेंट को और इस धरती को एक अच्छा बना सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। जैविक खेती को अपनाकर रवदीप सिंह अच्छे स्वास्थ्य के साथ अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। वो अपने क्षेत्र में एक सफल किसान के रूप में जाने जाते हैं, साथ ही युवा किसानों के बीच प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बिना पानी के खेती किसानी करना संभव नहीं है और हमारे देश में अधिकतर कृषि योग्य भूमि वर्षा आधारित है, यानी कि यहाँ पर सिंचाई सुविधाओं की कमी है। किसानों की समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर
खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।